सभी को नमस्कार। आज मीमांसा संस्कृत क्लासेस की ओर से आपको हिंदी संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए पहले की तरह निःशुल्क वीडियो ये उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आपका स्टेट है हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसके लिए हिंदी आपकी 15 अंक की आती है। तो आज मेरे मन में आया कि क्यों न कुछ ऐसा आप लोगों को बता दिया जाए कि जो आपका 15 अंक में वहाँ सहायता करेगा। और यदि सब कुछ ठीक रहता है, हम उस चीज़ में मैं उतना बता पाऊँ आपको कि 15 अंक आपको जो के तो मिल जाएं, तो मेरे लिए भी बहुत खुशी होगी, आपके लिए भी बहुत खुशी होगी। तो आपसे बस एक ही विनम्र निवेदन रहेगा कि पूरे वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। जिनको हिंदी की ABCD नहीं आती, अभी हिंदी वो सीख रहे हैं, उनके काम का ये वीडियो नहीं है। जिनको पूरा हिंदी की तैयारी कर ली है और वो एक बार उसका सिंहावलोकन करना चाहते हैं और वो देखना चाहते हैं कि कहाँ से कोई गड़बड़ तो नहीं है या इम्पोर्टेंट उसमें क्या हो सकता है, वो तो उनके लिए रामबाण सिद्ध होगी। चलिए हम बिना विलंब किए शुरू किए देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वर्ण। वर्ण के 3 अर्थ होते हैं, रंग, ध्वनि और जाति। ठीक है। फिर 2 प्रकार का होता है वर्ण, नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर का जो तद्भव रूप होता है सुर होता है, सुर, और सुर का विलोम बेसुर होता है, बेसुर। कई स्वर का जो तद्भव बनता है, रूप सुर बनता है, उसका असुर कर देते हैं। असुर तो संस्कृत का शब्द है जो सुर का विपरीत है। तो स्वर का जो सुर बना है उसका बेसुर होगा विपरीतार्थक। ठीक है ना। ऐसी छोटी छोटी बातें वो पूछी जा सकते हैं। जो स्वर है आपके ये 11 है। ठीक है जी। इसमें जो कई बार हिंदी में आ जाता है मूल स्वर कौन से, मूल स्वर, तो मूल स्वर अ, ई और उ, ये 3 माने जाते हैं। यद्यपि री भी मूल स्वर होता है, पर पता नहीं क्यों किस कारण से वो र और ई की 2 साउंड दिखाता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, वो तो बाद का विषय है। तो अ, ई, उ ये 3 स्वर होते हैं। कोई आपसे इसी में संधि स्वर पूछ ले, संधि स्वर, तो संधि स्वर ए, आई, ओ और औ, ये 4 संधि स्वर होते हैं। कोई ये भी पूछ लीजिए कौन सी संधि है, तो ए और ओ में गुण संधि और ऐ और औ में वृद्धि संधि होती है। ठीक है जी। तो ये था आपका स्वरों के बारे में। ठीक है। अब हम व्यंजनों को एक अयोगवाह और पढ़ लेते हैं। अयोगवाह, ये अ के योग से वहन करते हैं। हिंदी में 2 होते हैं, एक तो अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। ये बिना अ के नहीं बोले जा सकते, इसलिए अ इनके साथ जरूरी है, इसीलिए तो इनका नाम अयोगवाह पड़ा। तो ये 3 होते हैं। संस्कृत में जब जाओगे तो यही 4 हो जाते हैं। ठीक है ना। तो वो अलग विषय है संस्कृत का, तो हम फिलहाल हिंदी पढ़ रहे। अब व्यंजन, व्यंजन होते हैं आपके 33। ठीक है जी। इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, इसमें वर्गीय व्यंजन पूछ सकता है। वर्गीय, वर्गीय व्यंजन यानी कि जो वर्गों से आते हैं, कु, चु, टू, तू और पू, ये 25 व्यंजन है। 25। कु कौन सा, क ख ग घ ङ च छ ज ज ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ, ये 25 है। इनको स्पृष्ट भी बोलते हैं, स्पृष्ट या स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। ठीक है जी। क्योंकि इनके बोलने में कोई ना कोई अंग आपस में स्पर्श होता है, इसलिए स्पर्श व्यंजन। जब आगे जाते हैं तो य, व, र और ल, ये सीक्वेंस देखें तो इस संस्कृत का सीक्वेंस है। हिंदी में ये कैसे लिखे जाते हैं, य, र, ल और व। हिंदी में ये केवल व को पीछे ले जाओ, बस हिंदी का बन जाएगा य, र, ल, व। ठीक है जी। इनको अंतस्थ बोलते हैं। अंतस्थ शुद्ध रूप में देखा जाए तो ऐसा लिखा जाता है, अंतस्थ, या आप ऐसा भी लिख सकते हो, अंतस्थ, ऐसे ऐसे। ठीक ना। वो एक से लगाओगे तो वो अशुद्ध होगा। क्यों है अंतस्थ, क्योंकि स्वरों और व्यंजनों के बीच की स्थिति है। न तो ये पूर्ण रूप से स्वर है न पूर्ण रूप से व्यंजन, बल्कि इन 2 को तो अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अर्ध स्वर, अर्ध स्वर भी कहा जाता है, य और व को कहा जाता है। ठीक है ना। यदि र की बात करें, र, तो र को लुंठित कहा जाता है, लुंठित, या इसको प्रकंपित भी कहा जाता है, प्रकंपित, क्योंकि इसमें जीभ लौटती हुई सी आती है। ठीक है ना। तो लुंठित या प्रकंपित भी कहा जाता है। यदि ल की बात करें तो इसको पार्श्विक भी कहा जाता है, पार्श्विक। पार्श्व, पार्श्व होता है अगल बगल, जिसके बोलने में श्वास अगल बगल, ल, जीभ ने पूरा मुख बंद कर दिया, श्वास वायु अगल बगल से बाहर आई, इसलिए इसको पार्श्विक भी बोलते हैं। तो इनके उपनाम हैं, ये कई बार परीक्षाओं में आ जाते हैं। ठीक है जी। इसमें से जब आप अतिरिक्त आओगे, एक 2 और होते हैं, ड और ढ। ठीक है जी। ये बाद के जोड़े हुए हैं, इसलिए इनको उत्क्षिप्त कहते हैं, उत्क्षिप्त। ठीक है ना। इनका एक दूसरा नाम ताड़न जात भी है,
ताड़न जात, जीभ इनमें रगड़ते हैं ढ ढ ढ ढ, ठीक है ना, तो इसलिए इनका नाम उत्क्षिप्त या ताड़न जात। ये हिंदी भाषा में बाद में आई ध्वनियाँ हैं, पहले ध्वनियाँ नहीं थी। इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता, ये किसी भी शब्द की शुरुआत में आपको नहीं मिलेंगे, ये बीच में आते हैं, ठीक है ना, बाद में ये कभी न कभी पैदा रहे होंगे, ठीक है ना। इनकी बात करें श श श ह, इसका सीक्वेंस यही होता है, श श श और ह। आप इसका सीक्वेंस नहीं बदल सकते। कोई पूछ भी ले कि इसका ऐसा सीक्वेंस क्यों होता है, क्योंकि श चवर्ग का फैमिली मेंबर है उच्चारण स्थान के हिसाब से। तो इचुएसा नाम, रिट्रुषा नाम, लितुलसा, तो चवर्ग पहले आता है, फिर उसके बाद टवर्ग, रिट्रुषाणाम और फिर त्वर्ग, इसलिए इनके फैमिली मेंबर है, तो उसी हिसाब से इनका रखा जाता है, ये ह होता है, ठीक है ना। इनको ऊष्म वर्ण बोलते हैं, ऊष्म, ये ऊष्म में बढ़ाता है क्योंकि इनके बोलने में गर्म गर्म श्वास निकलता, श श श ह, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। मैं इसको साफ कर रहा हूँ। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें रह जाएं और कोशिश करूंगा मैक्सिमम चीज़ें आपको बताने की। आप अपना वीडियो जूम करके रोक करके उनको नोट्स बनाइए, याद कीजिए। अभी आपका लगभग 10 दिन पेपर के हैं, तो 10 दिन में आप हिंदी की तैयारी ये वीडियो देख के खूब अच्छे से कर सकते हो, ठीक है जी। चलो, इस प्रकार से कुल वर्ण ध्वनियाँ हिंदी में देखें, कुल ध्वनियाँ, तो कुल ध्वनियाँ हिंदी में 52 है। वर्ण तो 44 है, पर ध्वनियाँ बढ़ जाती है। ध्वनियाँ कब बढ़ जाती है, जैसे ड ढ, ये 2 एक्स्ट्रा गिनते हैं, फिर संयुक्त व्यंजन क्षत्र जे, ये अतिरिक्त गिन लेते हैं, तो ठीक है ना। तो जब इनको अतिरिक्त गिन के आगे पहुँचोगे तो वो 52 ध्वनियाँ बन जाती है, ठीक है। चलिए, वर्ण इसके कुल 44 ही है, ठीक है। फिर आगे आता है आपको अलप्राण और महाप्राण, अलप्राण महाप्राण, ठीक है जी। 2 तो ये चीज होती है, एक होता अघोष और एक था सघोष, ठीक है जी। ये चीज आपको करनी पड़ेगी। जिनके बोलने में प्राण वायु कम निकले अलप्राण, और जिनके बोलने में प्राण वायु ज्यादा निकले महाप्राण। इसकी ट्रिक ऐसे याद कर लो, जैसे अल्प है, अल्प में 3 वर्ण है, अल्प में कितने वर्ण है 3, और महा में कितने वर्ण है 2। तो ये 3 एक विषम संख्या है, विषम, और 2 एक सम संख्या, इसलिए हर एक वर्ग की विषम संख्या, हर एक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, ये अलप्राण है। और हर एक वर्ग की सम संख्या यानी कि दूसरा और चौथा आपका महाप्राण है। बोल के देख लो, जैसे क श्वास वायु कम निकला, ख ज्यादा निकला, गो घ अंगो, ऐसे, तो इनमें कम श्वास वायु, इनमें ज्यादा। अब देखो ल किसमें आ, ल, अल्प में ल आया, ल, तो ल वाली लाइन यहीं रख दो, य र ल व, ल वाले, और इसमें ह आया तो ह वाली लाइन यहीं रख दो, श श श, ह वाले वर्ण इसमें यहीं आ जाएंगे, ठीक है जी। तो ये अल्पप्राण महाप्राण होगा। अब अघोष और सघोष, कुछ नहीं करना, हर एक वर्ग का पहला, दूसरा और 3 श, बस ये होते हैं अघोष। बाकी पूरी वर्णमाला सघोष होती है, चाहे तीसरा, चौथा, पांचवा, स या ह यहाँ आ जाएगा। कई बार ये आ जाता ह को या तो सीधा याद कीजिए सघोष होता है। अगर आपको सीधा याद नहीं करना है तो ऐसे याद रखिए, श अघोष में आते हैं, ह इनका साथ छोड़ के यहाँ जाता है, ह प्लस य र ल और व, ठीक ना, प्लस सारे स्वर, ये सब क्या होते हैं सघोष में जाते हैं, ठीक है जी। तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ, और इसमें आपको मैं लगभग चीज़ें बताऊंगा, केवल संधि और समास नहीं बताऊंगा। संधि और समास का यदि आप लोगों की ये वीडियो अच्छा लगा, कमेंट्स अच्छे रहे, ठीक है, और आप लोगों को मुझे लगा कि मैं आप लोगों की सहायता कर पा रहा हूँ, तो मैं एक वीडियो फिर आपका संधि और समास का स्पेशल बनाऊंगा, ठीक है ना। आप एक बार ये इत्मीनान से पढ़ लीजिए सारी चीज़ें। अगर आप कमेंट्स देंगे मुझे कि संधि समास का भी बनाइए तो मैं बनाऊंगा, ठीक है जी। फिर इसमें छोटी छोटी बातें और होती है, जैसे बलाघात होता, बलाघात, बल और आघात, किसी वर्ण पे जब आप अतिरिक्त बल लगाते हैं तो वह अपना अर्थ बदल देता है, उसे कहते हैं बलाघात। जैसे मुझे एक खिड़की वाला मकान चाहिए, ठीक है। तो आप अगर बलाघात इस पे करोगे, मुझे एक खिड़की वाला मकान चाहिए, इट मीन्स कि उस मकान में एक खिड़की होनी चाहिए। अगर आप बलाघात इस पे करोगे, मुझे एक
खिड़की वाला मकान चाहिए, मतलब उसमें खिड़की होनी चाहिए, संख्या नहीं बताए कितनी हो कितनी नहीं। तो देखो अर्थ बदल रहा है, ठीक है ना, ये चीज़ आपको पता होगा। ठीक है, आगे होता है अनुतान। अनुतान, ठीक ना, अनुतान कहते हैं स्वरों के उच्चारण में जो उतार चढ़ाव होता है ना, उसको अनुतान। क्या आप सारे स्वर एक ही उसमें शुरू में बोलते हो? नहीं बोलते। जैसे आप कहीं पर किसी को जाके पढ़ाओगे कि मैं आज वर्ण व्यवस्था के बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ, वर्णों में हम स्वर और व्यंजन पढ़ेंगे, स्वर ये होते हुए, ऐसा तो नहीं बोलते आप, उतार चढ़ाव रखते हो। आइए आज हम स्वर पढ़ेंगे, ऐसे करके जो ये वाला उतार चढ़ाव है, ये आपका अनुतान होता है, ठीक ना। और ये इसका ज़्यादा प्रयोग काव्य में होता है। काव्य में जो गेयता होती है ना, गेयता उसको भी अनुतान बोलते हैं। गद्य में और पद्य में सबसे बड़ा फर्क गेयता का होता है। जो पद्य होता है वो गाया जाता है, गद्य होता है वो गाया नहीं जाता है, ठीक है। चलिए, ये पेडागोजी की बातें, बहुत लंबी चौड़ी बातें, इनको फिर समय के साथ ही किया जा सकता है, ठीक है। अगला हम लेंगे वर्तनी। अगला टॉपिक है हमारा वर्तनी। ये वर्ण व्यवस्था का होगा, इसमें से मोटी मोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें बताएंगे तो फिर वो 10 दिन का काम होगा, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जहाँ से निकाल सकता है वो क्वेश्चन, उस तरह की बातें हम कर रहे हैं, ठीक है ना। इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ, मुखाकृति के आधार पर स्वर, ये भी आजकल आता है, मुखाकृति के आधार पर स्वर, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी हमें तो बिल्कुल डीप पढ़ना, तो मेरे और भी वीडियो चैनल पर पड़े हैं, वर्ण व्यवस्था का भाग 1, वर्ण व्यवस्था का भाग 2। अगर किसी भी परीक्षा में उन दोनों वीडियो से बाहर क्वेश्चन आ जाए तो मुझे बिल्कुल उसी टाइम कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपसे फ़ोन पे भी बात करूंगा और मुझे बताइएगा। ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो दोनों वीडियो देख लिए, मैंने मैक्सिमम चीज़ें वहाँ क्लियर कर, जो जिस टॉपिक के वीडियो डाले हैं उनमें गुंजाइश नहीं है फिर, ठीक है ना। ये तो एक प्रकार का सिंहावलोकन है, ठीक है ना, उसमें हम मोटी मोटी चीज़ देख रहे हैं। तो ऐसा करोगे, 4 लाइनें बनाओ, ये भी मैंने वहाँ पर समझा रखा है अच्छे से, ठीक है ना। ये करोगे तो ऐसे आकृति बनानी है आपने, ऐसे आकृति, ठीक ना। ये होते हैं अग्रस्वर, ये होते हैं मध्य स्वर, और ये होते हैं पश्च स्वर, ठीक ना। यहाँ पर मुख बंद होता है इसलिए इनको बोलते हैं संवृत, यहाँ पर अर्ध संवृत, यहाँ पर मुख खुला होता है इसलिए होता है विवृत, और ये होता है अर्ध विवृत, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपने यहाँ से शुरू करना, अ आ, फिर ई ओ, फिर ए आई, ओ और औ, ठीक है ना। अगर आपको जल्दी में नहीं समझ में आ रहा तो मेरा वर्ण व्यवस्था का भाग 2, वर्ण व्यवस्था भाग 2 वाला वीडियो, भाग 1 वाला, सॉरी, भाग 1 में ये मैंने समझा रखा। अगर कोई पूछ से आपने अग्र स्वर कौन से हैं, तो इस साइड के सारे अग्र हैं। कोई पूछ ले पश्च स्वर कौन सा, इस साइड के सारे पश्च है। अगर कोई पूछ ले मध्य स्वर कौन सा, मध्य स्वर एक ही है। स्टेट में आता है क्वेश्चन आपका, मध्य स्वर केवल एक ही है। अगर कोई समृद्ध पूछ ले तो ये पूरी लाइन, अर्ध समृद्ध पूछ ले तो ये लाइन, अर्ध विवृत पूछ ले तो ये, विवृत पूछ ले तो ये। इसमें भी यदि पार्ट कर देता कि मुझे समृद्ध तो बताइए पर अग्र बताइए, तो अग्र समृद्धि है, पश्च समृद्धि है, अग्र अर्ध समृद्धि है, पश्च अर्ध समृद्धि है, ठीक है ना, इस प्रकार का। तो इस साइड के जितने हैं होठों की आकृति के आधार पर करें तो ये सारे वृत्ताकार है। ये ऐसे जिनमें होठ वृत्त हो जाते हैं। अगर इस साइड की बात करें तो ये सारे अवृत्ताकार है, इनमें होठ गोल नहीं होते। और यदि इसकी बात करें तो ये उदासीन है, उदासीन, होठों की आकृति के आधार पर बता रहा हूँ। इसमें होठ न्यूट्रल रहते हैं, बोलने में कोई मूवमेंट नहीं होती। ऊ होठ गोल हो रहे थे, इस साइड के सारे वृत्ताकार है, ठीक है। ई चपटे हो रहे थे, इस साइड के ऐसे अवृत्ताकार है, ठीक है। ये आपको पता चला होगा। अब हम वर्तनी के बारे में पढ़ते हैं। वर्तनी का कोई निश्चित पैमाना नहीं है कि इतने सारे शब्द हैं, कहीं से भी वो पूछता है और आजकल चला हुआ, ठीक है ना। जैसे मेरी किसी से बात हो रही थी कि पहुँचाएं, कोई बता रहा था, कहता ऐसा शुद्ध होता है, नहीं, ये पहुँचाएं ऐसा शुद्ध होता है, ठीक ना। क्योंकि पहुँच शब्द है ना, पहुँच, तो पहुँचाएं आए लगेगा तो इसके ऊपर भी चंद्र बिंदु लगेगा। ऐसे छोटी छोटी बातें आपको डिस्टर्ब कर सकती है, ठीक है। जैसे वर्षर्तु, इसमें दोनों जगह रहता है,
वर्ष ऋतु, क्योंकि वर्षा जमा ऋतु, एक तो वर्षा का र है, एक जो अर गुण हुआ है उसका है, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये छोटे छोटे शब्द बनते हैं। अब किसी ने पूछा तत् जमा अनंतर, अनंतर, देखो इसमें ता को हो गया द और अ उसमें जुड़ गया तो द पूरा हो गया, तदनंतर बना। सेम इसी की तरह तद जमा उपरांत, हम क्या करते हैं इसको तदोपरांत कर देते हैं, जबकि तदुपरांत है, तदुपरांत, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप सीख सकते हो। जैसे अति जमा अधिक, ये ई को यह हो जाता तो ये अत्यधिक, अत्यधिक, तो अत्याधिक कर देते हैं इसको, ऐसा नहीं करना आपने। जैसे अभि जमा अर्थी, ये अभ्यर्थी होता है, अभ्यर्थी, इसको अभ्यर्थी, आ कहाँ से आया, ये ई के स्थान पर यह हो गया और अ उसमें मिल गया, अभ्यर्थी होता, अभ्यर्थी नहीं होता। जैसे अनजमा अधिकार, इसको आप अनाधिकार बना देते हो, क्यों बना देते हो भाई, ये अन का न है तो ठीक है ना, अनधिकार बनेगा, अनधिकार, ठीक ना। जैसे निर्जमा में अभिमान, अब ये निर का हलंत है तो ये निरभिमान बनेगा, इसको आप निराभिमान बना देते हो। पीछे स्टेट में आया था दवाइयाँ, जैसे दवाई शब्द है, इसको जब बहुवचन में बदलेंगे तो ई इधर छोटा हो जाता है तो दवाइयाँ ऐसा रहेगा, दवाइयाँ। ऐसे मिठाइयाँ, मिठाइयाँ, ठीक है ना, ये बड़ी ई नहीं आती, इस बात का ध्यान रखिएगा। कई बार ई में आप गड़बड़ कर देते हैं, लड़ाइयाँ, लड़ाइयाँ, ठीक है ना। तो जब बड़ी ई वाला बहुवचन में जाता है तो ई छूट जाए, बेटी बेटियाँ, टब छोटी की मात्रा हो जाती है। ऐसे और भी शब्द है बहुत, एक है जैसे दिवाली है, दिवाली में बड़ी के आप छोटी लगा देते हैं, ठीक है ना। कवित्री, कवित्री ऐसा लिखा जाता है, कवि का श्रेणी कवित्री, ठीक है ना। रचयिता, रचयिता होता, रचयिता, आप च पे छोटी लगा देते, रचयिता कर देते हो, वो अशुद्ध है, ठीक ना। कालिदास पे ल पे छोटी की मात्रा आती है, कालिदास, ठीक ना। तो ऐसे बहुत सारे चिन्ह शब्द ऐसा, ये ह ऐसा, ये हलंत होता, ये चिन्ह होता, इसको आप आधा ना पहले डाल देते हो तो ये अशुद्ध है, ठीक ना। चिन्ह होता, चिन्ह, चिन्ह नहीं होता, ठीक ना। तो ये ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है। यदि मैं सुबह से शाम तक भी समझाऊँ ना आपको तब भी शायद कुछ शब्द बच जाए, इतनी लंबी लिस्ट है। तो उसको कैसे करना आप अपना अच्छी तरीके से देख सकते हो, ठीक है ना जी। कई बार जैसे ना धर्मार्थ लिखने में गड़बड़ कर देते हो, ये धर्मार्थ है ऐसा, ठीक है ना, दोनों जगह रह आते हैं, ठीक है ना। कई जगह दीवार लिखने में गड़बड़ कर देते आप, ठीक है ना, उसको दीवार छोटी मात्रा डाल देते हो, ये दीवार होता, दीवार। त्योहार लिखने में गड़बड़ करते हो, त्योहार और नयोछावर, नयोछावर, इनमें ओ आता है, ठीक ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे शब्द है, ये यहाँ तक नहीं बनाया जा सकता। तो वर्तनी, वर्तनी होता स्पेलिंग, स्पेलिंग किसी की भी आप हिंदी में गलत कर सकते हो, वर्तनी किसी की भी गलत कर सकते हो। और जब वो पूछता है तो अच्छी तरीके से पूछता है, इतने आपके नहीं होगा भैया। तो ज़्यादा ही ज़्यादा आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, उन चीज़ों को दोहराने की कोशिश कीजिए। अगला टॉपिक ले लेते हैं हम, संज्ञा। एक बार ये आ गया था समजमा ज्ञा, ठीक है। अब ये ज्ञ किससे बनता, ज्ञ, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ या स्र, ये संयुक्त व्यंजन किस किस से बने, ऐसे भी क्ष बना आधे क से और पूरे स से, ये इसका वर्ण विन्यास शुद्ध है। त र, ये जो बनता है ज और य से बनता है, ज, और ये बनता है श और र से। इसमें से भी यदि अ निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। पर आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि जो ज बनता है ये ज्ञ नहीं होता, ज होता, आधा ज और य, इसमें से भी चाहो तो हलंत करके अ निकाल सकते हो, ये ज होता, ज, इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो समझमा जा, कोई पूछ सकता कि शुद्ध कौन सा है, ये भी शुद्ध है। और संज्ञा को चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो, च छ ज य डाल सकते हो, संज्ञा, ये भी शुद्ध है, ठीक है ना। किसे कहते हैं संज्ञा, किसी के नाम को, बात खत्म भाई, ठीक है ना। जब भी कोई सिंगल यूनिट का नाम है, ये तीन भेद होते हैं इसके संज्ञा के, तीन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ये सब आपको पता होगा, कौन सी व्यक्तिवाचक है जो एक सिंगल यूनिट का बोध कराए, कौन सी भाववाचक है, कौन सी जातिवाचक है जो समूह का बोध कराए जातिवाचक, और किसी भाव का बोध कराए वो भाववाचक होता है। जातिवाचक में एक चीज़ बता दूं, जहाँ पजल होते हो, ठीक ना, जितने परमात्मा की बनाई हुई चीज़ें हैं, ठीक ना, गॉड गिफ्टेड है, जो
गॉड गिफ्टेड जो चीज़ है, गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड, वो सारी जातिवाचक है। गॉड गिफ्टेड ये मत कर देना कि किसी को बुद्धि दे रखी है, बुद्धि भाववाचक होती है कि बुद्धि को, वो चीज़ होनी चाहिए, वो आपको दिखनी चाहिए, ठीक ना, ठीक ना। एक चीज़ बता दूं आपको, भाववाचक संज्ञा कभी दिखती नहीं है। भाववाचक संज्ञा में बहुत बड़ा फर्क बता रहा हूं आपको, यह दिखती नहीं है, ठीक ना। बहुत सारे डिफरेंस है, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक है, पर मैं सारी नहीं बताना चाहता। मेरा उद्देश्य आपको जो पेपर में आ सकता है वो बताना है, आपको पजल करना नहीं, समझाना नहीं, वो नहीं, ठीक है ना। भाववाचक संज्ञा हमेशा दिखेगी नहीं, अभी बताऊंगा कैसे नहीं दिखते। पहले ये गॉड गिफ्टेड ले लो, जैसे ईंट, पहाड़, नदी, खून, दूध, पानी, पेट्रोल, सोना, चांदी, ठीक ना, ये सारे के सारे जातिवाचक ही तो है, ठीक ना। पीछे खून आया था, रक्त कौन सी जातिवाचक है। ये सिंगल यूनिट होती है, SINGL, सिंगल यूनिट, ठीक ना। अगर इसमें दूसरा अंतर करना चाहो, संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा का आप बहुवचन नहीं बना सकते। कभी मोहन का सुना मोहनो, कभी हिमालय का सुना हिमालयों, नहीं, रावण का रावणों, ठीक ना। हाँ, कुछ अवस्था में बन जाती है, पर वो जबरदस्ती बनता है। सामान्य तो उसका बहुवचन नहीं बनता, ये पहचान। इसका बहुवचन बड़े आराम से बनता, बहुत आराम से, ठीक ना। जैसे बच्चा, बच्चे, ठीक ना, लड़का, लड़के, ठीक ना, मेज, मेजें, कक्षा, कक्षाएं, बड़े आराम से बनता। इसका भी भाववाचक नहीं बनता। भाववाचक हमेशा एक वचन में रहती है। देखो ये दो संज्ञाएं है ना, भाववाचक और व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, ये सिंगल यूनिट होती है, ये एक वचन में रहती है, इनकी ये पहचान है, एक वचन, इसका बहुवचन नहीं बनता। और यदि बहुवचन बाई चांस बन जाए तो वो भाववाचक नहीं रहेगी, ठीक ना। कोई भी शब्द बहुवचन में आ जाए और वो उसको पूछ ले कि कैसी संज्ञा, तो बहुवचन हमेशा जातिवाचक होता, रट लो। चाहे आपको व्यक्तिवाचक भी दिखे, जैसे घरों में रहिए, घरों में रहिए, अगर आपसे पूछ ले तो ये तो बाई चांस घर भी चलो जातिवाचक, पर बहुवचन आ, तो बहुवचन में तो आपको सोचने की जरूरत भी नहीं, बहुवचन में आपको सोचने की जरूरत भी नहीं, बहुवचन हमेशा जातिवाचक होता है, ये तो दिमाग से निकाल दो। हाँ, अगर वो एक वचन है तो फिर देख लो कौन सी है एक वचन। अगर जिसका बहुवचन बन ही नहीं सकता तो किसी विशेष परिस्थिति में बन जाता है, तो वो आपका व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। अगर आराम से बहुवचन में जा रहा तो ये होता है जातिवाचक, ठीक है। अब भाववाचक में आ जाइए, मैं आपको भाववाचक आराम से समझा देता हूँ, भाववाचक संज्ञा कैसे होती है। देखिए, भाववाचक संज्ञा, ये प्रत्यय रट लो, ती, ता, तो, अन, पन, आई, आवट, आहट, आस और एक बड़ी ई, बस। ऐसा नहीं है कि केवल यही प्रत्यय और भी है बहुत सारे, पर ये तो जहाँ पर आ जाएंगे, ये तो मतलब एक्चुअल और फैक्चुअल है, ये तो आएंगे। ती जहाँ पर आ जाए, जैसे गति, बुद्धि, बुद्धि में भी ती है, बाई चांस ऐसा बना, शक्ति, संस्कृति, ठीक है ना, मति, ये सब ती वाले भाववाचक संज्ञा होते हैं। ता जैसे पशुता, मानवता, सारे। तव जैसे पशुत्व या पुरुषत्व, ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। एक मिनट, अन वाले जैसे पठन, चलन, जागरण, ठीक ना, अन वाले जहाँ भी होंगे तो सारे के सारे भाववाचक संज्ञा होता है। इसको मैं अन वाले को थोड़ा एक चीज़ और बता दूं, जब ये संस्कृत में होता तो अन लगता है और हिंदी में होता तो अना लगता, अना भाववाचक संज्ञा। जैसे संस्कृत में कहोगे तो पठन, इसका तद्भव बिगड़ के बन गया पढ़ना, पढ़ना भी भाववाचक संज्ञा। चलन हिंदी में कहोगे तो चलना, संस्कृत में कहोगे तो जागरण, हिंदी में कहोगे तो जागना, तो ये भी भाववाचक संज्ञा। हिंदी में आके अना हो जाता, संस्कृत में अन होता, पता चल गया होगा। जैसे पन वाले, बचपन, छुटपन,
लड़कपन इत्यादि। आई वाले जैसे लड़ाई, ठीक है ना, घुमाई, ठीक है ना, ये सारे के सारे आई वाले हो जाते हैं। पर आई वालों में एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर मिठाई जातिवाचक है, इसको निकाल लेना, मिठाई जातिवाचक संज्ञा, इसका ध्यान रखिएगा। कभी आई वालों को इस तरह कर दो इसको, ठीक है ना, तो आप कहोगे कि जी फिर मिठाई का भाववाचक क्या होगा। मिठाई का अगर भाववाचक बनेगा तो इसमें आएगा, आस वाले में, ठीक है ना, मिठास। देखो एक चीज़ और बता दूं इसको, जब मीठा लिखोगे, मीठा, तो आती है बड़ी की मात्रा। जब मिठाई या मिठास बना दोगे तो आती है छोटी ई की मात्रा, ध्यान रखिएगा इस बात का। आवट, आहट, जैसे आवट सजावट, लिखावट, आहट जैसे घबराहट, ठीक ना, बड़बड़ाहट, आस मिठास, खटास। ई का एक दो उदाहरण ही मिलते हैं आपको, जैसे बोली, तो बोली, ठीक ना, बोलने का भाव भी हो जाता है और बोली जातिवाचक संज्ञा भी हो जाती है। हमारे देश में अनेक बोलियां बोली जाती है, जातिवाचक है, ठीक ना, और जैसे उसकी बोली समझ में नहीं आती तो वो भाववाचक भी हो जाता है। तो वो निर्भर करेगा आपका वाक्य कैसा है, ठीक है जी। चलो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये संज्ञा के बारे में हमने पढ़ा। आपको एक चीज़ बता दूं, संज्ञा के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना, कब व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कब जातिवाचक बन जाती है। जातिवाचक, बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगा, बस इंपॉर्टेंट बताऊंगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कब जातिवाचक बन जाती है, जब किसी को दूसरे नाम से बुलाया जाए या किसी को दूसरा नाम दिया जाए तो वो दूसरा नाम हमेशा जातिवाचक होता है। जैसे कालिदास भारत के शेक्सपियर थे, ठीक ना, तो बताओ कालिदास को दूसरा नाम क्या दे दिया, शेक्सपियर, तो ये जातिवाचक होगा, जातिवाचक, ठीक ना। समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन थे, तो समुद्रगुप्त को कौन सा नाम दे दिया दूसरा, नेपोलियन, तो ये जातिवाचक है। आप किसी को कह दो, जैसे मैं ये कह देता हूं मोनिका तो किरण बेदी है, तो मोनिका को हमने क्या दूसरा नाम दे दिया, किरण बेदी, तो ये जातिवाचक है। जब किसी को दूसरा नाम दे दे तो जातिवाचक होता है। साफ कर रहा हूं, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा कि कब कोई भाववाचक जातिवाचक बन जाती है। इसका तो आसान फार्मूला है, भाववाचक का जातिवाचक बनना, एक ही फॉर्मूला। जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन में आ जाए, बहुवचन में भाववाचक संज्ञा बहुवचन में आ जाए, जातिवाचक बन जाता है। एक ही दो उदाहरण दूंगा, जैसे लड़ाई है, लड़ाई तो बहुवचन में आ गया, लड़ाइयाँ, ठीक है ना, तो जातिवाचक बन जाता, बहुवचन में आते ही जातिवाचक बन जाता। कब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक बन जाती है, ठीक ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक, जो पहला हुआ। अगर हम किसी ऐसे का नाम ले, जैसे भारत में लाखों भगत सिंह है, तो जब भगत सिंह बहुवचन में आ जाएगा, कोई भी चीज़ बहुवचन में आ जाए तो वो जातिवाचक बन जाती है। ये मैंने पॉइंट आपको बताया, ठीक है। एक वर्तनी में मैं एक और बता देता हूँ, एक और आ गया मेरे सामने। जैसे कोई भी बड़ी ई वाला पुल्लिंग शब्द है, योगी, विद्यार्थी, मंत्री, ठीक है ना, ऐसे पक्षी, मतलब बड़ी ई वाला पुल्लिंग शब्द, ये ई कारांत बोलेंगे, ई कारांत पुल्लिंग, तो ये जब समास में जाता है तो छोटी की मात्रा हो जाती है। योगीराज, इस बात का ध्यान रखिएगा। विद्यार्थी परिषद, मंत्री परिषद, पक्षीराज, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। पिछले स्टेट में एक ये भी पूछा गया था आपको, योगी, योगिंद्र, योगिंद्र का संधिच्छेद, तो इसमें योगिन है, योगिन जमा इंद्र, ठीक है ना। आपको ये न हलंत है, इनमें भी सब में न हलंत होता, यानी कि ये विद्यार्थी मूल रूप में विद्यार्थिन है, मूल शब्द विद्यार्थी। मंत्री मूल रूप में मंत्रिन है,
पक्षी मूल रूप में पक्षिन है, जिसे हम कहते हैं गुणीजन। तो गुणीजन में छ। अब आपको ये छोटी का वास्तव में थी छोटी, ये गुणिन जमा जन होता, ऐसा होता। तो ये न बीच में लोप हो जाता है, छोटी ई इसलिए रह जाती है। तो ऐसे भी वो घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पजल कर सकता है। ठीक है, चलिए। तो इस संज्ञा के बारे में कुछ मेन बातें थी। ठीक है, अब एक ऐसा क्वेश्चन बनता है कि संज्ञा के विकारी तत्व, यानी कि संज्ञा में किन किन कारणों से विकार आता है। तो लिंग के कारण, वचन के कारण और कारक के कारण। इनके कारण संज्ञा शब्दों में लिंग के कारण, जैसे कोई बच्चा है तो लिंग के कारण ये बन गया बच्ची, वचन के कारण बन गया बच्चे, कारक के कारण जैसे मैंने कहा बच्चा चलता है, ये तो कर्ता ही कारक है। पर अगर इसको हम भूतकाल में ले जाएं तो बच्चे ने खाया, बल्कि काल के कारण भी फर्क पड़ता है। देखो, वर्तमान काल में बच्चा ले रहे थे हम और भूतकाल में हमने बच्चे बना दिया, बच्चे ने खाया। बच्चे बहुवचन नहीं, एक ही वचन है, पर काल के कारण इसमें फर्क पड़ जाता है। तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि किन के कारण कैसे वो फर्क पड़ता है। ठीक है ना, चलो अगला है सर्वनाम। किसे कहते हैं सर्वनाम? संज्ञा के स्थान पर जो आए। ठीक ना, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आए उन्हें हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। बस सीधी सी बात है। सर्वनाम कितने प्रकार का था? 6 प्रकार का। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आया हुआ था पिछले परीक्षाओं में कि जब सर्वनाम में परसर्ग जुड़ता है, परसर्ग समझते हो? परसर्ग होता है कारक के चिन्ह, कारक के चिन्ह, जो कारक के निशान होते हैं उन्हें परसर्ग बोलते हैं। तो जब कारक के निशान, देखो संज्ञा में जब जुड़ते हैं, संज्ञा में संज्ञा जमा परसर्ग, देखो मुझे बताना, आप ही बताओगे आप। सर्वनाम जमा परसर्ग, जैसे जब संज्ञा के साथ परसर्ग जुड़ता है, जैसे राम ने, तो यहाँ पर ये अलग है। पर जब सर्वनाम के साथ जुड़ता है तो उसने। क्या समझे आप इस चीज़ से? इसका मतलब है कि जब सर्वनाम के साथ कारक के निशान जोड़ते हैं तो संश्लिष्ट होते हैं। संश्लिष्ट, श्लिष्ट होता चिपकना, यानी कि इतनी बढ़िया तरीके से उसके अंदर समा जाते हैं। पर जब संज्ञा के साथ होता है तो विश्लिष्ट होते हैं। विश्लिष्ट, विश्लिष्ट का मतलब है कि वहाँ पर उसका चिपकना वी उल्टा है, मतलब चिपके हुए नहीं, अलग है। तो ये भी क्वेश्चन आपका आया और मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी लेवल पे कोई चीज़ समझ में नहीं आए, मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूँगा। ठीक है ना, तो आप उस चीज़ की चिंता न करें कि केवल मैं वीडियो, हम निःशुल्क सेवा करते हैं संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, कि सभी स्टूडेंट्स को आए। हमारी मातृभाषा है, अगर आज हम नहीं सिखाएंगे, आप नहीं सीखोगे, तो ये अगली पीढ़ी में धीरे धीरे जाके क्षीण हो जाएगी। ठीक ना, कहीं पर इंग्लिश की ज़रा सी स्पेलिंग मिस्टेक हो, 20 टोकने वाले मिल जाएंगे। हमारे यहाँ जितनी भी दवाइयों की दुकान है, केमिस्ट शॉप है, सब में दवाइयाँ अशुद्ध लिखा रहता, कोई नहीं टोकता, कोई हिंदी का बस चल रहा है। तो ये चीज़ें बड़ा दुख देती है, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, चलिए अब सर्वनाम मैं पढ़ा रहा हूँ। सर्वनाम, इसके 6 भेद होते हैं। ठीक ना, एक छोटा ट्रिक याद कर लीजिए, अपना पसीना, इसमें से 6 के 6 भेद निकल जाएंगे। जैसे प तो पुरुषवाचक, पुरुषवाचक। ठीक ना, आपका न तो निश्चय वाचक, फिर अह तो अनिश्चय वाचक। ठीक है ना, पह प्रश्नवाचक, सह संबंधवाचक, और आपका न तो निजवाचक। ठीक है, देखो 11 शब्द सर्वनाम होते हैं। ये शब्द देख लो आप, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई,
कुछ, कौन और क्या, ये 11 शब्द सर्वनाम होते हैं। बात खत्म। इसमें से जो मैं तुम आप होते हैं और यह है, ये बता देता हूँ। यह पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। एक होता अन्य पुरुष, एक होता मध्यम पुरुष और एक होता उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कई बार है ना उल्टा भी लिखते हैं, उत्तम पहले लेते हैं और अन्य नीचे ले आते हैं। एक ही बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे अन्य पुरुष क्या होता है, यह और वह। मध्यम पुरुष क्या होता है, तुम। और उत्तम पुरुष होता मैं या हम। इस बात का ध्यान रखिएगा। हिंदी के अंदर जो मध्यम पुरुष है आपको भी, चाहे तुम जाते हो चाहे आप जाते हो, यह मध्यम पुरुष है, ठीक है जी। तो ये शब्द जहां पर भी आ जाए, ठीक ना, जैसे ये है ना तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हारा वो तुम का ही बना है तो मध्यम पुरुष है, ठीक ना। आपके दिल में क्या है, तो आपके तो मध्यम पुरुष है। तो कहीं भी आ जाए, ठीक ना। अब इन्हीं में से छात्रों जो निश्चयवाचक होते हैं 2, यह और वह, ठीक है ना। अनिश्चयवाचक कौन से होते हैं, कोई और कुछ। और प्रश्नवाचक कौन से होते हैं, कौन और क्या। संबंधवाचक जो और सो। और निजवाचक होता स्वयं, स्वयं, खुद या अपने आप या स्वतः। ये शब्द जहाँ पर आ जाए ये होते हैं निजवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। तो ये आप मेरे ख्याल से आप बना दोगे। वैसे तो बहुत बड़ा झमेला है ये सर्वनाम। यदि फिर भी सर्वनाम नहीं समझ में आए तो मेरे चैनल पे जाके सर्वनाम भाग 1, सर्वनाम भाग 2 ये वीडियो पड़े हुए हैं, इनको बड़े इत्मीनान से सीखिए, पूरा सर्वनाम क्लियर हो जाए। इसमें से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने बताया आपको, ठीक ना। कोई और कुछ, एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जैसे कुछ इसमें से ले लो, पहले कोई और कुछ दोनों को ही बता देता हूँ। कोई और कुछ जो अनिश्चयवाचक है, इसका बिगड़ के रूप यदि किसी आ जाए, किसी, तब भी आपने अनिश्चयवाचक सर्वनाम में लेना। और कुछ ये सिंगल यूनिट को बताएगा, सिंगल यूनिट तो सर्वनाम है। अगर ये काउंटिंग को बता रहा है, COUNTING, अगर ये काउंटिंग को बता रहा है तब ये सर्वनाम नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे कक्षा में कुछ बच्चे शरारती हैं। अब कुछ बच्चे, ये संख्या को बता रहा है तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है कि सर्वनाम। अब आपको ये सर्वनाम कब होता है, जैसे दीवार पर कुछ पड़ा है। अब ये कुछ सिंगल यूनिट को बता, ये नहीं पता क्या पड़ा, कुछ पड़ा है। चाय में कुछ गिर गया, और वो संख्या को नहीं बता रहा। अगर आप ये कहोगे कि उसके घर में कुछ पंखे खराब है, तो कुछ पंखे उस संख्या को बता। जब वो संख्या को बताए तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, और सिंगल यूनिट को बताए तो ये सर्वनाम पे होता है, ठीक है ना। हिंदी के नाम पे मैं देखता हूँ यूट्यूब चैनलों पे इतनी भरमार है, और बहुत कम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है। यानी कि बता तो सब रहे हैं, अब ऐसे बता रहे हैं तो जैसे वो गाइड में भी वही लिखा हुआ है, पुस्तक में भी वही लिखा, वही बता रहे हैं, तो उसमें फिर फ़र्क कहाँ रह गया। और कहीं तो पुस्तकों में भी चीज़ें गलत लिखी हुई है, पता ही नहीं चल रहा वो कोई उदाहरण किसी में डाल दे किसी में। ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है ना। मैं लंबी चौड़ी बातें नहीं करना, नहीं तो बहुत कुछ कह सकता हूँ इनके ऊपर, ठीक है ना। क्या अगर ये वाक्य के बीच में आए, वाक्य के बीच में, तो ही सर्वनाम होगा, सर्वनाम। अगर ये वाक्य के शुरू में आ जाए, वाक्य के शुरू में, तब ये सर्वनाम नहीं होगा, तब हो गए निपात। निपात का मतलब अव्यय। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। जैसे वाक्य तुम्हारे मन में क्या है, अब ये वाक्य के बीच में आ तो सर्वनाम है। अगर मैं शुरू में क्या तुम दिल्ली जाओगे, ये सर्वनाम नहीं है। क्या तुम दिल्ली जाओगे, वाक्य के शुरू में आया हुआ क्या निपात अव्यय होता, सर्वनाम नहीं होता। बाकी आप इसमें से कर लोगे सर्वनाम में। अगर फिर भी कुछ आपको समझ में नहीं आता तो मेरे वीडियो पे आप जा सकते हो, ठीक है ना। मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चाहे कोई पूरे इंडिया से एक सिंगल स्टूडेंट भी यदि कमेंट करके मुझसे पूछेगा, मैं तब भी बताऊंगा, ठीक है ना। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आपको हिंदी भाषा का नॉलेज हो, संस्कृत भाषा का आपको पूरा ज्ञान हो, इसके लिए मैं ये हमेशा तत्पर रहता हूँ, ठीक है। वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। आगे देखो विशेषण। विशेषण
विशेषण के 4 भाग होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और आपका सार्वनामिक विशेषण। ठीक है जी। तो जब भी आपको ये इस प्रकार से मिले तो आप 4 प्रकार के बताओगे। ये जो दोनों होते हैं इनमें संख्या आती है, दोनों में क्या आती है, संख्या आती है। थोड़ा आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा क्योंकि बाहर गली में आजकल ये इलेक्शन वाले घूमते रहते हैं, तो कोई बात नहीं, हमें इन सब चीज़ों के साथ ही आगे बढ़ना है। देखो भाई, जब संख्या आ जाए तो ये 2 होते हैं। आप आंख बंद करके ये भी कह सकते हैं सारी संख्याएं विशेषण होती है, कोई भी संख्या विशेषण होती है, सारी संख्या विशेषण, ठीक ना। तो संख्या आ जाए, बस ये ध्यान रखना ये गणनीय संख्या है, गणनीय संख्या, और ये मापनीय नाप तोल वाली संख्या होती है। जैसे मैं कह देता हूँ हमारे पास 5 लीटर दूध है तो 5 लीटर नाप तोल वाली संख्या है, ठीक ना। हमारी कक्षा में 20 छात्र है तो 20 छात्र ये गणनीय संख्या, ये गिनने वाली संख्या, ये नाप तोल वाली संख्या होती है, ठीक ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, गिनने वाली संख्या और नाप तोल। अब ये संख्या भी 2 प्रकार की होती है, ये संख्या निश्चित और अनिश्चित, ठीक ना। निश्चित और अनिश्चित। निश्चित संख्या कौन सी होती है, निश्चित संख्या, जहां पर जैसे मैं कह देता हूं मैंने शादी में 5 लाख खर्च किए, मैंने शादी में 5 लाख आ गए। अगर मैं कहता मैंने शादी में लाखों रुपए खर्च किए, लाखों, तो ये अनिश्चित हो जाएगा। अब लाखों कहने से पता नहीं चलेगा। चलो ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, मैं उसकी ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता। एक तो इस चीज़ का ध्यान रखो, सर्वनामिक विशेषण, जब सर्वनाम जमा संज्ञा, सर्वनाम जमा संज्ञा, ये दोनों इकट्ठे आ जाए तो सार्वनामिक विशेषण होता है। अगर इसके साथ संज्ञा नहीं है तो अकेला सर्वनाम होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको मेरे वीडियो से क्लियर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आगे संज्ञा आती है उसको मिल के उद्देश्य बनाना चाहिए हो। अगर वो मिल के, दोनों मिल के उद्देश्य बना रहे हैं तो ही सार्वनामिक विशेषण होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसमें ये चीज़ें आप कर सकते हो। अब इन दोनों में से एक चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि आजकल ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इनके विकारी तत्व कौन से हैं? विकारी तत्व कौन? ऐसे तत्व जिनके कारण विकार आता है। अब सर्वनाम में किसके कारण विकार आता है? देखो, लिंग के कारण कभी भी सर्वनाम में विकार नहीं आता, लिंग के कारण नहीं आता। जैसे वह जाता है या वह जाती है, इसमें फर्क नहीं पड़ा, लिंग के कारण इसमें विकार नहीं आता। सर्वनाम में आता वचन के कारण, सर्वनाम में तो लिंग के कारण नहीं आता है, वचन के कारण। चेक कर रहे हैं हम एक एक चीज, वचन के कारण आ जाता है, विकार आ जाता है। जैसे वह और इसका बन गया वे, तो वचन के कारण आ रहा है, ठीक ना। दूसरा आपका कारक के कारण भी आ जाता है। जैसे वह जाता है, ठीक ना, या उसको देखो, तो यहाँ पर कारक के कारण भी विकार आ रहा है, ठीक ना। देखो, जब कर्ता में था तो वह, और कर्म में आ गया तो वह। फिर अगला पॉइंट काल के कारण भी आ जाता है। जैसे वह जाता है और उसने खाया, ठीक ना। तो ये वह की जगह उस बन गया, या कोई की जगह किसी बन गया, कौन की जगह किस बन गया। देखो, ये भी सर्वनाम में आपको चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी। कोई का मतलब किसी भी होता है, किसी, और कौन का मतलब किस होता। यानी कि किसी वाक्य में किस है तो समझ लेना कौन है, और प्रश्नवाचक सर्वनाम है। किसी है तो समझ लेना अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसका मतलब कोई होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हो। अब विशेषण का चेक करते हैं। विशेषण में लिंग के कारण फर्क पड़ जाता है, लिंग, ठीक ना। जैसे भ्रष्टाचारी एक विशेषण है, तो भ्रष्टाचारियों ने देश को लूटा,
ठीक ना, या भ्रष्टाचारी लोगों से बचो, या अच्छे बच्चों को पुरस्कार दो। तो अच्छे बच्चे लिंग के कारण उसमें फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। फिर इसमें जो सारा फर्क पड़ता है वो पड़ता है विशेषण के कारण, विशेषण। तो लिंग के कारण, वचन के कारण, ठीक है। टोटल तो डिपेंड करता है विशेष्य पर, ठीक है ना। तो जैसे अच्छा बच्चा, अच्छी बच्ची, तो लिंग के कारण फर्क पड़ गया। अच्छे बच्चे, तो बच्चे के कारण अच्छे आ गया, तो इसके कारण ये दो के कारण ये इसमें फर्क पड़ता है। तो ये विकारी तत्व बोलते हैं, तो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। मैं सबके विकारी तत्व बोल रहा हूँ, सारे इकट्ठे लिख के आप याद कर लो। अब आगे अगला टॉपिक पढ़े हम क्रिया का। क्रिया, जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अब क्रिया का जो मूल रूप होता है, मूल रूप, उसको बोलते हैं धातु। एक बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है, धातु। और धातु 5 प्रकार के होते हैं। धातु कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, ठीक है ना। उस पर मैं नहीं जाना चाहता, ठीक है ना, इसका क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। फिर क्रिया के कर्म के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, सकर्मक, अकर्मक। ये आपको पता होगा, सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के साथ कर्म आ सकता है नहीं है। आपने वाक्य चेक नहीं करना, कभी वाक्य आप ये चेक करो क्या उसके साथ कर्म आ सकता है। आ सकता है तो सकर्मक, नहीं आ सकता तो अकर्मक। जैसे उड़ना है, उड़ना, तो ये अकर्मक है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ठीक ना, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब आप क्या करते हो, आकाश में इसको कर्म मान लेते हो, और ऐसा लगता है जैसे कर्मक है। नहीं, आकाश में ये अधिकरण कारक है। आपने चेक करना केवल कर्म, पहचान बता देता हूँ। उड़ते हैं, मुख्य क्रिया के पहले क्या लगा लो, किसी के स्थान पर क्या मत लगाओ। जैसे क्या उड़ते हैं, ठीक ना। इसको बोलो पक्षी क्या उड़ते हैं, तो उत्तर नहीं मिल रहा, तो नहीं मिल रहा तो अकर्मक। जैसे पक्षी आकाश में या छत पर, पक्षी छत पर खाते हैं। तो आपने किसी को काटना नहीं है, पूरा वाक्य बोलो, पक्षी छत पर, बस मुख्य क्रिया से पहले क्या लगा दो। पक्षी छत पर क्या खाते हैं, वो दाना खाते हैं, कोई फल खाते हैं, कोई रोटी का टुकड़ा खाते हैं। तो उत्तर मिल रहा है तो सकर्मक। एक तो ये पहचान है इसकी। दूसरा छोड़िए, इसमें आपको सब पता होगा कौन कौन सी धातु है, चमकना है, दौड़ना है, ठीक ना। एक खेलना धातु होती है, खेलना, ये आपको पजल कर सकती है। खेलना धातु हमेशा अकर्मक होती है, इस बात का ध्यान रखिए। खेलना धातु हमेशा अकर्मक हो। क्यों, आपको जो है फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल को खेलता है, फुटबॉल को नहीं खेला जाता, फुटबॉल से खेला जाता है। आप किसी चीज़ को नहीं खेल सकते, किसी चीज़ से खेल सकते हैं, तो वो कर्म नहीं होता, वो कर्ण कारक होता है, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखिए। फिर आपको मैं एक जो बताता हूँ, सारी प्रेरणार्थक धातुएं, सारी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होते, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, सकर्मक होती है। जितनी भी प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं सारी सकर्मक होते हैं। देखो जैसे उड़ना, उड़ना अकर्मक है बिल्कुल, पर जब इसका प्रेरणार्थक रूप बन जाएगा उड़ाना, तो इस कर्मक बन जाएगा। वह पतंग को उड़ाता है। जैसे नाचना, नाचना क्या है, बिल्कुल अकर्मक है, पर जब इसका प्रेरणार्थक बन जाएगा नचाना, वह बालक को नचा रहा है, नचाना, तो वो सकर्मक हो जाएगा। एक बार एस्टेट में यह आया था आपका हंसना, गड़बड़ कर दिया उसने, पूछने वाले ने कि हंसाना कैसी क्रिया है, और सभी ने सोचा कि हंसना पूछ रहा, हंसना नहीं पूछ रहा, वो हंसाना पूछ रहा है। तो जब हंसने से हंसाना बनेगा, वह बालक को हंसा रहा है, कर्मात हो गया। तो सारी प्रेरणार्थक क्रिया कर्मक होती है। इसमें बताने की चीज यही थी, ठीक है जी। चलिए आगे हम छोटी सी बात और कर लेते हैं काल के बारे में। काल 3 प्रकार का होता है, सबको पता, भूत, वर्तमान और भविष्य, ठीक ना। भूत के 6 वेद होते हैं, इनके 3 होते हैं, इनके 3, ठीक है। इसमें जो सामान्य भूत होता है,
सामान्य भूत, और एक होता आसन्न भूत, आसन्न भूत, ठीक ना। ये चीज़ मैं आपको दो बताता हूँ, और एक संदिग्ध, बस 3 ही बताता हूँ इसके रूप, बाकी आपको पता होगा, ठीक ना। संदिग्ध आपका, ठीक है ना, कैसा होता है और आसन कैसा होता है। देखो, सामान्य का लक्षण होता है या ये या ये। जब इस सामान्य के साथ ह आ जाए, यानी कि या ये के साथ क्या आ जाए, ह आ जाए, तो ये आसन भूत होगा। जैसे सामान्य भूत क्या होता है, उसने खाया, उसने खाया, तो ये सामान्य भूत होगा। अब इसके साथ ह जोड़ दो, उसने खाया है, तो ये आसन भूत बन जाता है। आसन भूत हमेशा वर्तमान जैसा दिखता है, क्योंकि उसके पीछे ह आया। इसकी पहचान ये, इस ह को हटा के बाकी चेक कर लो। अगर बाकी सामान्य भूत है और उसके साथ ह है, तो पक्का आसन भूत है। जैसे वह दिल्ली पहुंचा, सामान्य भूत है। वह दिल्ली पहुंच चुका है, या वह दिल्ली गया है, ह आ जाए और ह से पहले सामान्य भूत पढ़ो, तो पक्का आसन होता है। एक तो आपका इससे पूछा जाता है, ठीक है ना। एक आपको संदिग्ध बताता हूं। देखो, संदिग्ध में आता होगा, ये जब भी शब्द मिल जाए, ठीक ना, तो ये संदिग्ध बनाएगा। क्या बनाएगा, संदिग्ध, ध्यान रखिएगा। और ये 2 ही जगह मिलेगा, या तो वर्तमान है। आप इससे पहले का वाक्य चेक करो, जैसे उसने खाया। अब उसने कहा, उसने खाया कहाँ, भूतकाल है, तो भूतकाल के साथ होगा आ जाए तो होगा संदिग्ध भूतकाल। बहुत बड़ी ट्रिक बता रहा हूं। भूतकाल होगा को मत चेक करो आप, होगा से पहला वाक्य चेक करो, वो चेक करो वो क्या है। उसने खाया, ये भूतकाल है, तो ये पक्का संदिग्ध भूत है। अगर जैसे वह खा रहा होगा, अब रहा, वह खा रहा है, तो उससे रहा है, या वह खाता होगा, तो होगा को छोड़ दो, उससे पहला खाता, तो तातेती या रहा सामान्य का माना जाता है, ठीक ना, तातेती या रहा। तो ये आपका, अगर इसके साथ होगा, संदिग्ध भूत है। भविष्य काल में होगा कभी नहीं आता, उसमें आता संभवतः, कल बारिश आने की संभावना है। देखो, बुरी चीज़ की आशंका होती है, अच्छी चीज़ की संभावना होती है। कल बाढ़ आने की आशंका है और वर्षा होने की संभावना, तो इसमें ऐसे शब्द हो सकता भी आ जाए, हो सकता वह कल आए, तो ये सारा संदिग्ध भविष्य होता। तो ये 2 आप जरूर याद करके जाइएगा काल में, इन में से पूछेगा, ठीक है ना, ज़्यादा डीपली वो नहीं जाता, ठीक है। आगे कारक, कारक आपको सबको आते होंगे, जो मैं बताना चाहता हूँ उस चीज़ को ध्यान दीजिए, ठीक है ना। जैसे एक तो उसको पढ़ना चाहिए। जब चाहिए अर्थ आता है तो कर्ता में भी को आ जाता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कर्म कारक है, नहीं, ये गलती मत कीजिएगा। जब उसको आता है और चाहिए आ जाए तो कर्ता के साथ को आता है, तो ये वास्तव में कर्ता है, उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। आगे फिर आपका जैसे अच्छा लगना, अच्छा लगना, जब आप किसी को अच्छी लगती है, किसी को, तो संप्रदान होता है, संप्रदान। जब किसी को कोई अच्छी लगती है, जैसे सोहन को दूध अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो सोहन को, तो आपको जो कर्म कारक है, नहीं 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 नहीं, जिसको अच्छा लगे वो हमेशा क्या होता है, संप्रदान कारक होता है, इस उदाहरण। और दूध इसमें करता है, अच्छा लगने की क्रिया कौन कर रहा है, दूध कर रहा है। किसको अच्छा लग रहा है वो अलग बात है, संप्रदान है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। चलिए, एक आपको पजल कर सकता है, करण कारक और अपादान, इन दोनों में से आता है, इसमें भी से आता है, इसमें से। अगर वो से साधन वाला है, साधन है, अगर वो से साधन है तो होगा करण कारक। साधन को छोड़ के बाकी कहीं का भी से हो, वो सब करण कारक में आता है। इसमें बहुत सारे, जैसे डरना, वह शेर से डरता है। अब जब डरना, जब किसी से डरता है तो अपादान कारक बताओगे आप, ठीक ना। फिर तुलना,
तुलना, जैसे वह मोहन से सुंदर है, तो जब किसी से तुलना करते हैं मोहन से, तो अपादान कारक होता है। इसमें साधन थोड़ी है, आपका तो साधन साधन का आएगा। जैसे वह पैसों से कंप्यूटर खरीदता है, पर वो जब आ जाए वह दुकान से कंप्यूटर खरीदता, तो दुकान साधन थोड़ी है, वो तो दुकान से लेकर आ रहा है, ठीक ना। वह पेन से लिखता है, तो ऐसा साधन होता है तुलनार्थ में, ठीक ना। फिर 3, पैदा होना या निकलना, ठीक ना। तो जब कोई किसी से पैदा होता है, किसी से निकलता है, ठीक ना, तो जैसे गंगा हिमालय से पैदा होती है या निकलती है, तो दोनों ही अवस्थाओं में आपका कौन सा कारक देगा, अपादान कारक देगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके जब कोई किसी से बचाता है, जैसे बचाना, वह बालक को शेर से बचाता है, तो किससे बचा, शेर से, ये आपका अपादान है। बालक को, ये कर्म कारक है और वह कर्ता कारक है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे हैं, और भी है, ये पूरी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, पर जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बताए, ठीक है जी। चलिए, अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूं, सर्वनाम का कभी भी संबोधन नहीं होता है, ठीक है ना। जो आया था ये भी क्वेश्चन एक बार, सर्वनाम का कभी भी संबोधन नहीं होता, संबोधन में नहीं होता सर्वनाम, ठीक है जी। तो ये आपने कारक पढ़े। अब अगला वाक्य एक तो होता सरल वाक्य, एक होता संयुक्त वाक्य, और एक होता मिश्रित वाक्य। बिल्कुल आसान ट्रिक बता रहा हूँ। वैसे मेरा इस टॉपिक का भी वीडियो पड़ा, अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए उसको, तो सारे वीडियो आपको मिलेंगे। और ये सरल वाक्य में जो बताने वाली बात है, इसमें क्रिया मेन तो है कि क्रिया एक होती है, मेन तो नियम ये है इसमें क्रिया 2 होती है, पर इसमें कई बार पजल हो जाते हो, ठीक ना। इसका ध्यान रखना, कई कर्ता जब एक ही क्रिया करे, ठीक ना, उस अवस्था में भी सरल वाक्य होता है। कई कर्ता, जैसे राम और मोहन स्कूल जाते हैं, तो कई राम और 2 कर्ता एक क्रिया कर रहे हैं, सरल वाक्य है। और दूसरा नियम ये है, स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, जब एक ही कर्ता कई क्रिया करे, एक ही कर्ता कई क्रिया करे, तब भी आपका सरल वाक्य होगा। जैसे वह खाता है और खेलता है, तो ये भी सरल वाक्य है, क्योंकि कर्ता एक ही है। तो इन 2 बातों का ध्यान रखें, सरल वाक्य कभी गलत नहीं होगा। वो बात तो फिर वही बता रहा हूँ मैं, इतनी बातें हैं कि आपको 10 दिन भी सारी बातें पढ़ाऊँ एक टॉपिक की, तब भी ख़त्म नहीं हो। ये टॉपिक बहुत विशाल है, पर ये मेरा उद्देश्य तो आपको सिंहावलोकन कराना, रिवीजन कराना एक प्रकार का। एक चीज़ और देख लीजिए, अगर वाक्य के बीच में ये आ जाए, पढ़कर या पढ़ता हुआ या पढ़ते ही, ये आ जाए, पता आपको कर कौन सी क्रिया, यह पूर्वकालिक क्रिया, इसको बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। ता हुआ, इसको बोलते हैं सातत्यबोधक क्रिया, सातत्यबोधक क्रिया। और ते ही होता है कौन सी क्रिया बोलते हैं, जैसे पढ़ते ही गिर पड़ा, इसको नाम दिमाग से फिसला, पूर्वकालिक क्रिया। और सातत्यबोधक, पढ़ता हुआ निरंतर करता है। और ये होता है, चलो इसका नाम बताऊंगा मैं क्या होता है। अगर ये क्रिया आ जाए तो आपने इनको क्रिया नहीं मानना है सरल वाक्य में। वो है पढ़कर सो गया, ऐसा सोचोगे सोना और पढ़ना 2 क्रिया, नहीं 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 नहीं, नहीं।
पढ़कर इसको क्रिया नहीं माना, पढ़ता हुआ इसको क्रिया माना। वह चलते ही गिर पड़ा, सरल वाक्य है। चलते ही उसको नहीं मानना आपने, कभी उसको भी आप वो कर दो, ठीक है ना। इसका नाम थोड़ा दिमाग से फिसल गया कि पूरा सारा मैटर दिमाग में रहना, इसमें एक आध बात इधर उधर हो जाती है, ठीक है। चलो इसको मैं बताता हूँ आपको कौन सी क्रिया है। पर ये पूर्वकालिक क्रिया है, ये सातत्यबोधक है, और एक नाम और है इसका, क्या है, पढ़ते ही मतलब तुरंत अगली क्रिया हो जाना, ठीक है ना। चलो आने दो नाम, ठीक है। तो ये वाक्य है। अच्छा, संयुक्त वाक्य में ये शब्द रट लो, ये शब्द, और, किंतु, परंतु, इसलिए, क्योंकि, फलतः, एक न और एक या, और भी ऐसे शब्द, ठीक है ना। परंतु ये कर सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसे शब्द जहां पर आ जाए, पर ये ध्यान रखना दो वाक्यों के बीच में आएंगे, दो शब्दों के बीच में नहीं, दो वाक्यों के बीच में, तो समझ लेना संयुक्त वाक्य है। जैसे वह आया और मैं चल पड़ा, वह आया किंतु मैं नहीं पहुंचा, तो ऐसे एक न रमेश जाएगा, न सोहन जाएगा, या रमेश जाएगा या सोहन जाएगा, तो ये भी आ जाए तो सरल वाक्य है। मिश्रित वाक्य है, लो भाई बहुत बढ़िया पहचान है, कि जब भी आ जाए, ठीक ना, कि जब भी आ जाए तो समझ लेना मिश्रित वाक्य। उसने कहा कि वह नहीं आएगा, ठीक ना, कि आ जाए, ठीक ना। यदि और तो का जोड़ा हो तो भी मिश्रित वाक्य है, ठीक ना। जो सो का जोड़ा हो, जिसने चोरी की थी वह पकड़ा गया, तो जिसने ऐसा मिल के हो तो मिश्रित वाक्य है, ठीक ना। और इसलिए जमा क्योंकि, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, अगर इसलिए और क्योंकि इकट्ठे साथ है तो मिश्रित वाक्य है, और ये अलग हैं तो संयुक्त वाक्य। मैं करा देता हूं, कभी आप पजल ना हो जाए। जैसे बिजली चली गई है इसलिए अंधेरा है, ठीक ना। तो ये इसलिए अकेला है, तो पक्का संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, क्योंकि ये अकेला है। अगर इसके साथ क्योंकि आ जाए, जैसे क्योंकि बिजली चली गई है इसलिए अंधेरा, अगर क्योंकि और इसलिए इकट्ठे आ जाए तब ये मिश्रित वाक्य है, तब ये क्या है? मिश्रित वाक्य है, ठीक है ना। क्योंकि और ये इकट्ठे आ जाए तो इसलिए मिश्रित वाक्य है, तो इसलिए और क्योंकि इकट्ठे आए तो मिश्रित वाक्य है, और नहीं तो सरल वाक्य होगा, ठीक है जी। चलो ये इतनी चीज़ें हमने की, एक छोटी सी चीज़ें और बताता हूँ और इसके बाद हम वीडियो ख़त्म संपन्न करते हैं, ठीक है। बाकी यदि आपका मुझे लगा कि मैं आपके बहुत काम आ सका और इसमें काफ़ी जानकारी आप लोगों को दी, तो मैं फिर अगला वीडियो एक दो टॉपिक और रहता है, जैसे अलंकार भी कराया जा सकते हैं, संधि समास कराए जा सकते हैं, या हिंदी के बारे में और बहुत सारे क्वेश्चन लिए जा सकते हैं, तो ठीक है ना। तो अब ये आपका 5 प्रकार का होता है, इसमें एक निपात पार्ट होता है। निपात, ये शब्द ही, तक, भी, भर, मात्र और तो, बस। वैसे तो निपात दुनिया भर के होते हैं, फिर आप मुख्य याद कर लो। ही आ जाए, जैसे रमेश ही जाएगा, रमेश गया तक नहीं, रमेश भी जाएगा, मैंने उसको देखा भर है, मैंने उसको मात्र सुना था, वह तो गया, ऐसे ये बीच में आ जाए तो निपात होता है, ठीक है जी। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था आपको हिंदी भाषा के बारे में जानकारी देने का। तो एस्टेट में क्वेश्चन खूब आते हैं, और जब आप इस वीडियो को सुनोगे तो आपको कितना ज्ञान होगा मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, पर आपको यूं जरूर पता चल जाएगा कि हमें हिंदी और पढ़नी चाहिए, इन टॉपिकों की और गहराई में जाओ, और बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है इस वीडियो में से जो आपको करने में सहायता मिले, ठीक है ना। तो इस वीडियो को मेरी एक विनम्र निवेदन रहेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, और हिंदी और संस्कृत भाषा में किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है, संस्कृत का विशेषकर नेट यूजीसी की तैयारी में आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई गाइडेंस चाहिए, मैं आपके कुछ काम आ सकता हूं, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं अपना पर्सनली फ़ोन भी आपसे कर सकता हूं, ठीक है ना। मुझे कोई इतराज़ नहीं, आपको बताने में आपका भला होना चाहिए। तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।